प्रस्तुति RSVI के शोध से तैयार एक मनोरंजक संग्रह। इसे आपके लिए तैयार किया है श्रद्धा श्रीवास्तव एवं सताक्षी गुप्ता ने। प्रथम संग्रह 18 अक्टूबर 2018। मील के पत्थर, एक शख्स जो बन गया रेडियो का पर्याय। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड के सौजन्य से RSVI स्टूडियोज में किया गया है। RSVI डेजी स्टूडियोज का संचालन रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड A303 गोपाला अपार्टमेंट्स, राम तीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ द्वारा किया जाता है। RSVI डेजी फोरम ऑफ इंडिया का एक सक्रिय सदस्य है। RSVI का ईमेल आईडी है info@rsvi.org यानी info@rsvi.org और हमारा दूरभाष नंबर है 0522 4070 अर्थात 4070 138। नोटिस। यह पुस्तक RSVI लखनऊ द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक प्रारूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के 2012 में हुए संशोधन के अंतर्गत धारा 52(1) ZB के प्राविधानों के तहत विशेष रूप से मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को वितरित करने हेतु निर्मित की गई है। केवल मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्ति ही इस डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इस पुस्तक की भविष्य में कोई भी प्रतिकृति मुद्रित सामग्री पढ़ने में सक्षम व्यक्तियों को वितरण करने अथवा व्यावसायिक प्रयोग हेतु पूर्णतः निषिद्ध है तथा ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। मील के पत्थर, एक शख्स जो बन गया रेडियो का पर्याय। भारत में रेडियो के दूसरे नाम बन चुके हैं अमीन सयानी और संगीत उनकी जिंदगी। गीतमाला व रेडियो सिलोन के जरिए संगीत प्रेमियों का दिल जीतने के बाद अमीन सयानी अब रेडियो FM पर भी करोड़ों लोगों को अपनी आवाज में बांधने आ गए हैं। अमीन को जानने वाले लोग उनकी वापसी को दूसरे दौर के रूप में देख रहे हैं, पर खुद उनका मानना है इसे सेकेंड इवनिंग कहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि मैंने कभी इवनिंग छोड़ी ही नहीं। मैं तो लगातार रेडियो में ही काम करता रहा हूँ। हाँ, हिंदुस्तान में जरूर थोड़ा कम हो गया है। शुरू में तो मैं आकाशवाणी में ही था। आकाशवाणी छोड़ने के बाद भी रेडियो से मेरा नाता बना रहा। BBC में भी काम कर चुका हूँ। विविध भारती में भी मेरे प्रोग्राम चलते रहे हैं। अब FM पर मेरा आना बहुत अहम कदम है और प्रोग्राम भी गजब का है, पूरे 2 घंटे का। इतना लंबा प्रोग्राम मैंने पहले कभी नहीं किया। मेरे पास संगीत संबंधी इंटरव्यू का जो खजाना है, म्यूजिक डेटा रिकॉर्ड्स, लिरिक राइटर, सिंगर, वो हिस्सा मैंने रेड FM के इस प्रोग्राम में दिया है। इस प्रोग्राम का नाम है संगीत के सितारों की महफिल। ये प्रोग्राम संगीत से मेरे 50 वर्षों के नाते का निचोड़ है। 7 साल की उम्र में शुरुआत। अमीन सयानी के बड़े भाई हामिद सयानी आकाशवाणी में अंग्रेजी के मशहूर ब्रॉडकास्टर थे। बचपन से उन्होंने अमीन को साथ ले जाना शुरू किया। अमीन बताते हैं, तब कमर्शियल रेडियो तो था नहीं। स्कूल ब्रॉडकास्ट, चिल्ड्रंस प्रोग्राम और कॉलेज पैनल डिस्कशंस में हम हिस्सा लेते थे। इसके बाद मुझे रेडियो सिलोन के मुंबई के एक ग्रुप में मौका मिला। वो एक प्रोडक्शन विंग और एजेंसी थी। उससे मेरे भाई जुड़ गए। मैं भी कोशिश कर रहा था कि कुछ काम मिल जाए, लेकिन अंग्रेजी में ज्यादा काम नहीं था और हिंदी मैंने ज्यादा पढ़ी नहीं थी। मैं फिर भी लगा रहा और एक प्रोड्यूसर बाल गोविंद श्रीवास्तव के जरिए मुझे चांस मिला। एक प्रोग्राम में थोड़ा सा बोलने का मौका मिला और मैंने 7 साल की उम्र में शुरुआत की। अमीन की पूरी पढ़ाई मुंबई में ही हुई है। उन्होंने सिंघिया स्कूल से कैम्ब्रिज पास किया, फिर सेंट जेनिवर से इतिहास में ऑनर्स के साथ BA,
भाषाओं से उनका बड़ा लगाव रहा है, खासकर अंग्रेजी से। हिंदी, फारसी और उर्दू की भी उन्हें अच्छी जानकारी है। पढ़ाई के बाद वो पूरी तरह ब्रॉडकास्टिंग में आ गए और आज तक हैं। शुरुआती दौर को याद करते हुए वो कहते हैं, तब सबसे लोकप्रिय संगीत फीचर्स थे। इनमें फिल्मी गीतों का फीचर, फरमाइशी प्रोग्राम और संगीत कहानियां होती थी। लेकिन 50 के दशक में फिल्म संगीत बहुत लोकप्रिय हो गया। जब आकाशवाणी का बोलबाला था, तब भी रेडियो जॉकी को हम जिस रूप में आज देखते हैं, उस रूप में नहीं देखते थे। उस जमाने में ब्रॉडकास्टिंग का दर्जा बहुत ऊंचा था, पर थोड़ी सी औपचारिकता थी और थोड़ा संकोच। मुंबई में जिसे बिंदास कहते हैं, ये नहीं था। सिलोन जब शुरू हुआ और आकाशवाणी में थोड़ी बोरियत आने लगी, तो हम सिलोन चले गए। वहाँ रिसेप्शन तो अच्छा था, पर इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे नहीं थे। जोर से बोलना पड़ता था। सेंट जेनिवर कॉलेज के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करते थे। वहाँ साउंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में रिकॉर्डिंग की ट्रेनिंग चलती थी। काफी शोर होता और रिकॉर्डिस्ट कहते, तुम चिल्लाओ। प्रयोग था गीतमाला। भारतीय रेडियो जगत के इतिहास में गीतमाला सबसे लोकप्रिय कार्यक्रमों में से एक है। गीतमाला प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया था। ये कार्यक्रम जब शुरू हुआ, उन दिनों ख्याल था कि 25-50 पत्र आएंगे, जबकि वस्तु स्थिति ये थी कि कार्यक्रम की पहली ही प्रस्तुति से 9000 पत्र आने लगे। अमीन बताते हैं, दिन रात दफ्तर में गुजरने लगे। बढ़ते बढ़ते बाद में तो 65,000 पत्र आने लगे। हर पत्र देखना पड़ता था। मैंने कॉलेज से कुछ दोस्त बुला लिए और दफ्तर से भी कुछ सहायक मिल गए। उन दिनों कोई भी 7-8 गाने लेकर बजाते थे। काउंटडाउन नहीं था। आज वो विविध भारती के 40 स्टेशनों पर चल रहा है, यानी विविध भारती के पूरे नेशनल नेटवर्क पर। अमीन को अफसोस इस बात का है कि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में उनका एफएम का प्रोग्राम उससे क्लैश करता है। बहुत सुरीले इंसान थे मुकेश। अमीन जब से रेडियो से जुड़े, तब से लेकर आज तक संगीत से उनका संबंध लगातार जुड़ा हुआ है। वो कहते हैं, संगीत शुरू से ही मुझे बहुत पसंद है। मैं अपने स्कूल के कार्यक्रमों में भी गाता था, लेकिन हर नौजवान की तरह जब मेरी आवाज फटी, उसके बाद मैं गा नहीं पाया। लेकिन मुझे फोक और क्लासिकल बेस के गाने सुनना पसंद है। संगीत से उनका अपना लगाव तो था ही, प्रसारण की दुनिया में उन्हें जो ख्याति मिली, उसमें भी फिल्म संगीत का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए फिल्म संगीत के कर्णधारों से उनका लगाव तो स्वाभाविक है ही। फिल्मी दुनिया के गायकों के साथ संबंध का जिक्र होने पर वो कहते हैं, लता और आशा दोनों मुझे अमीन भाई कहती हैं। हालांकि लता जी मुझसे बड़ी और आशा छोटी हैं। दोनों से मेरा प्यार भरा रिश्ता है। जब से मैंने गीतमाला शुरू की, तब से मेरा नाता इन सब से है। संगीत का शौक था। मैंने फिल्मों की रेडियो पब्लिसिटी भी शुरू की थी और गीतमाला तो चल ही रही थी। मैं कई घंटे मुंबई के रिदम हाउस में बैठकर गाने सुना करता था। कभी सिल्वर जुबली, प्रीमियर या गानों की रिलीज की पार्टी होती तो वहां जाता था। उस जमाने के सभी लोग अपने काम में बहुत रस लेते थे। मसलन मुकेश भाई न सिर्फ गायक बल्कि बहुत सुरीले इंसान भी थे। वो बड़े अच्छे, भावुक और प्यार से मिलने वाले इंसान थे। रफी साहब बड़े शर्मीले थे, कम बोलते थे। किशोर कुमार से मेरा नाता सबसे पुराना था। कॉलेज के जमाने से मैं उनको जानता था। उनके साथ तो बड़ी अटखेलियां हुई थी। हेमंत दा बड़े सोबर, सीरियस और प्यार करने वाले थे। तलत भाई बड़े शरीफ थे। वो बहुत ही सुलझे और खामोश तबीयत के थे। मन्ना दा तो हमेशा भाई की तरह थे। हाल ही में मैंने उनके बारे में रेड एफएम पर प्रोग्राम किया था। सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड। अपने खास अंदाजे बयां के कारण अमीन सयानी ने भरपूर लोकप्रियता अर्जित की। हर वर्ग के श्रोताओं से उन्हें भरपूर तारीफ मिली। रेडियो और टेलीविजन प्रैक्टिशनर एसोसिएशन ने उन्हें बेस्ट प्रोग्राम, बेस्ट स्पॉट, बेस्ट जिंगल आदि कई अवार्ड दिए। इंडियन सोसाइटी ऑफ अवराइसर की तरफ से कुछ वर्ष पहले उन्हें स्वर्ण पदक मिला।
इसके अलावा कई और अवार्ड भी मिले। खुद आपकी नजर में आपके लिए सबसे बड़ा अवार्ड क्या है, ये पूछने पर अमीन सयानी कहते हैं, जो मेरी बीवी ने दी। वो दिल्ली की रहने वाली थी, हिंदी मुझसे बहुत अच्छा बोलती थी। मैंने तो खैर बहुत बाद में सीखी। पिछले साल सितंबर में उनका निधन हो गया। एक बार मुझे लिंटास में कॉपी राइटिंग का काम मिला था। उन दिनों पहल नई बात चली थी। उससे पहले हिंदी और उर्दू कॉपी राइटिंग अंग्रेजी का अनुवाद होती थी। नूरानी साहब लक्स की एग्जीक्यूटिव थे। उन्होंने मुझसे 3 कॉपियां लिखवाई। एक में मीना कुमारी, दूसरी में वहीदा रहमान और तीसरी में मीनू मुमताज की तस्वीर थी। वो 3 कॉपियां मैंने अपनी बीवी को सुनाई। वो बहुत खुश हुई और उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि मैंने बहुत अच्छा लिखा है। बीवी तो हमेशा पति की सबसे बड़ी क्रिटिक है। दिल्ली की लड़की ने मेरी कॉपी पसंद की। जिंदगी में इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला। बहुत बदल गया है समय। रेडियो पर करीब 5 दशकों की लंबी पारी खेल चुकने के बाद अमीन सयानी आज भी अपने कार्य के प्रति उतने ही गंभीर और उत्साही हैं जितने शुरुआती दिनों में थे। इस दौरान प्रसारण की दुनिया में आए बदलाव की चर्चा करते हुए वो कहते हैं, आज एफएम के साउंड की क्वालिटी बहुत उम्दा हो गई है। चुपके से आह भी भरें तो सुनाई देगा। नौजवानों में बड़ा जोश होता है और आजकल के सभी लड़के लड़कियां बड़े धूम धड़ाके के साथ बोलते हैं। अच्छा ही लगता है क्योंकि जिंदगी में हम उसी तरह बोलते हैं। इंग्लिश में जिस प्रांत से हमारा ताल्लुक हो उसकी आदत डालकर हम बोला करते हैं। कम्युनिकेशन नेचुरल लगना चाहिए। अगर हम लिखित भाषा बोलेंगे तो समझने के लिए भी शब्दकोश लेना पड़ेगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अच्छा रेडियो वो है जिसमें दिल की बात दिल से निकले और दिल तक पहुंचे। लोगों को लगना चाहिए कि ये मेरे साथ बातचीत कर रहा है, न कि क्लास में लेक्चर दे रहा है। हम ज्यादातर स्क्रिप्ट से बोला करते हैं, लेकिन लोगों को ये पता न चलने देने की कोशिश करते हैं। आजकल तो ज्यादातर लोग बगैर स्क्रिप्ट के बोलते हैं और भी अच्छा लगता है। खुद बिगड़ा है रेडियो। जब शुरुआती दौर में टीवी आया तो दुनिया भर की आशंका जताई जा रही थी कि अब रेडियो का दौर खत्म। हमारे देश में रेडियो की लोकप्रियता घटने का मूलभूत कारण टीवी को ही माना जाता है, पर अमीन ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं, दुनिया में कहीं भी टीवी की वजह से रेडियो पर असर नहीं पड़ा। यहाँ रेडियो ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी। अगर इसे रोचक बनाते, इसमें चमक दमक पैदा करते, तो कोई और वजह नहीं थी कि कोई और माध्यम इसे गिरा सकता। रेडियो अपनी ही नीतियों और नजरअंदाजी के कारण कमजोर पड़ गया। अब ये नए सिरे से नए रूप में चल पड़ा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑल इंडिया रेडियो फिर से ऊपर आएगा। वो आ भी रहा है। आकाशवाणी के प्राथमिक चैनल काफी लोकप्रिय हैं। नेशनल सर्विस बहुत अच्छी है। एफएम भी चल पड़ा है। मैं चाहता हूं कि सरकार अपने रेडियो को सजाए और संवारे, साथ ही स्वतंत्र रेडियो स्टेशनों को भी साथ रखे, तो हम कम्युनिकेशन की जबरदस्त फौज बना सकते हैं, जिसे जब जो चाहिए मिल सकता है। आजकल तो एफएम सब एक से लगते हैं। जो भाषा एक सी होती है वही गाने बजते हैं। एक स्कीम सरकार ने अनाउंस की थी, लेकिन फिर ढीली पड़ गई। कम्युनिटी रेडियो की बात चली थी। कुछ यूनिवर्सिटीज को ट्रांसमीटर भी दिए गए, लेकिन यूनिवर्सिटी में किसी को पता नहीं है कि इससे हम करेंगे क्या। वो ट्रांसमीटर्स जो दिए जा रहे हैं वाकई अच्छे हैं, या वो जो ऑल इंडिया रेडियो में बहुत पुराने हो गए हैं और अब रद्दी के भाव बेचना चाहते हैं। मेरे पास बहुत सारी स्कीम और आइडियाज हैं। मैंने रेडियो और टीवी के लिए बहुत काम किया है। लोक सेवा संचार परिषद में भी काफी काम किया है। मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि सब एफएम वाले मिलकर सरकार को ये कहें कि हमारी जिंदगी थोड़ी आसान बना दीजिए, ताकि हम कम्युनिकेशन में और काम कर सके। सब मिलकर करेंगे तो हमारे देश का रेडियो कम्युनिकेशन इतना खूबसूरत बन जाएगा कि दुनिया का कोई भी देश उसे छू नहीं पाएगा। लेखिका अनुषा गिल।